हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेक्टिफायर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डायोड। तो जो रेक्टिफायर है यानी कि जो दिष्टकारी है वो एक तरह से एप्लीकेशन होता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, उसका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग होता है रेक्टिफायर। ज़्यादातर जो घरों में सप्लाई आती है, जो पावर स्टेशन से सप्लाई आती है, वो एसी सप्लाई आती है। और कई इंस्ट्रूमेंट्स, कई डिवाइस ऐसे होते हैं जो डीसी करंट से चलते हैं, तो हमें ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में बदले या जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दें। तो रेक्टिफायर ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेक्टिफायर होते क्या हैं? ऐसे डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, उन्हें रेक्टिफायर कहते हैं। अब सवाल यहाँ से किस तरह का सवाल बनेगा? यहाँ से बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, इनमें से कौन सा डिवाइस, कौन सा उपकरण एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन होंगे 4, उनमें से एक ऑप्शन होगा दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? रेक्टिफायर। दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक एक करके हम ये दोनों को समझेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव जो रेक्टिफायर है, इसको हिंदी में हम नाम देते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। और ये जो है फुल वेव का मतलब होगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की, अर्ध तरंग दिष्टकारी की। अब ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये किसका है? हाफ वेव रेक्टिफायर का है। किसका है? हाफ वेव रेक्टिफायर का है। सबसे पहले इस डायग्राम में समझ लें क्या क्या है। ये जो लगा हुआ है ये डिवाइस, यहाँ पर ये जो चीज़ लगी हुई है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये जो लगा हुआ है ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर है ना। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किस लिए किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? जो वोल्टेज आ रही है ना, वो उसको या तो अप कर देना या डाउन कर देना, यानी कि ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार अगर डायरेक्ट हमने इसको सप्लाई से एसी से कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें पल्स आते हैं, तो पल्स यानी कि जो स्पंदन आते हैं, तो उसकी वजह से शॉक लगने की वजह से सर्किट ख़राब हो सकता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है उस शॉक से भी इस सर्किट को बचाता है। तो सबसे पहला जो क्या लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होगा? जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी उसको या तो क्या करेगा? स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो ये सेकेंडरी वोल्टेज के अक्रॉस मिलेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज मिल गई वो मिल गई Vm। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक लगा होता है डायोड, और डायोड में हम जानते हैं कि इसका ये वाला साइड जो होता है वो होता है P, और ये जो बड़ा वाला डंडा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, और ये होता है N। ठीक है, फिर एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें करंट चाहिए। वो लोड, यानी लोड का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ हमें चलानी है इस करंट से, तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हमने क्या लिया है? RL लिया है, और इससे करंट फ्लो कितनी हो रही है? I हो रही है। ये सर्किट है। काम कैसे करता है, काम समझ लेते हैं इसका। इनपुट पर क्या आएगी? एसी करंट आएगी या एसी सिग्नल आएंगे। एसी सिग्नल आएंगे मतलब उसकी जो तरंग है वो साइन का जो कर्व होता है उसके जैसी उसकी तरंगें होंगी, जैसे कि ये दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी ये वोल्टेज है और ये 0 डिग्री है यहाँ पर एंगल के साथ, और ये है पाई, ये है 360 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो दिख रहे हो, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाली जो हिस्सा दिख रहा है ये होगा आधा चक्र, हाफ वेव। और इसको इस हाफ चक्र के अंदर
ये जो है पॉजिटिव है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाफ। फिर होगा ये आधा चक्कर बचा हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव, इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर 2 साइकिल लगेंगी, एक साइकिल होगी पॉजिटिव हाफ और एक साइकिल होगी कौन सी, नेगेटिव हाफ। तो अब ये काम कैसे करेगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि जो इनपुट पर वोल्टेज आ रही है, जो करंट आ रही है वो AC आ रही है, AC आ रही है, तो उसकी जो एक साइकिल है वो 2 चक्करों में पूरी होगी। 2 चक्कर का मतलब एक होगा पॉजिटिव हाफ और एक होगा नेगेटिव हाफ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ पहले पॉजिटिव हाफ में कैसे काम करेगा। पॉजिटिव हाफ, तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी, तो वोल्टेज है तो इसका मतलब वो एक बैटरी की तरह काम हो रहा है, एक प्लस है बैटरी का टर्मिनल और एक है माइनस। तो पॉजिटिव हाफ में हम मान लेते हैं ये वाला जो टर्मिनल है वो प्लस है और ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या है, माइनस है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ में हमने यह मान लिया कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है प्लस है और नीचे वाला टर्मिनल क्या है, माइनस है। तो ऊपर वाला जब टर्मिनल प्लस होगा तो उससे हमें क्या दिखेगा, तो ऊपर वाला जब टर्मिनल प्लस है तो ये वाला प्लस जो है इस डायोड के P साइड से कनेक्ट हो गया और जो N साइड है डायोड की ये टर्मिनल के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। यानी कि पॉजिटिव हाफ के अंदर जो बाइसिंग हो गई डायोड की, वो कौन सी बाइसिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग। डायोड की बाइसिंग कौन सी हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि अग्र अभिनीत, हिंदी में इसको लिखते हैं अग्र अभिनीत। तो अगर ये पॉजिटिव बाइसिंग हो गई, इसका फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, इसका मतलब जो सर्किट है इससे करंट का फ्लो होना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो हो जाता है। तो यहाँ से अब सर्किट से करंट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी बाइसिंग हो रही है, पॉजिटिव बाइसिंग हो रही है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। तो अब जब इसका हम आउटपुट कर्व देखते हैं, तो इसका आउटपुट कर्व हम देखते हैं तो क्या दिखेगा हमें, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये इस तरह से इसका आउटपुट कर्व बना है। क्या बना है, आउटपुट कर्व बना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो पहले प्लस था वो अब क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये अब बन जाएगा माइनस और ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, पर डायोड का ये वाला हिस्सा तो अभी भी P है और ये वाला क्या है, N है। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उस टाइम जो ये बाइसिंग है ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये टर्मिनल का नेगेटिव साइड डायोड के किस साइड से कनेक्ट हो गया, P साइड से, और टर्मिनल का पॉजिटिव साइड डायोड के किस साइड से कनेक्ट हो गया, N साइड से कनेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव हाफ के अंदर क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग का मतलब पश्च अभिनीति। ये हिंदी में एक बार चेक कर लेना यार आप लोग ना, अगर आप देख रहे हो इसे तो चेक कर लेना हिंदी में मैं सही बोल रहा हूँ क्या। तो नेगेटिव हाफ में हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में हमें पता है कि जो करंट है उसका फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट का डायग्राम देख रहे हो कि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये जो डायोड है ये काम ही नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। फिर वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर वापस से ये काम करेगा, और फिर वापस से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर वापस से ये काम नहीं करेगा। यानी कि ये जो रेक्टिफायर है ये इनपुट के एक चक्कर में तो काम कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं कर रहा है। तो एक तरह से स्विच की तरह काम कर रहा है ना, जो हमारे जो बिजली के स्विच होते हैं उनकी तरह काम कर रहा है। उसको दबाया तो वो काम कर रहा, उसको नहीं दबाया तो वो काम नहीं कर रहा। तो ये पॉजिटिव हाफ में काम कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ पता लगी, एक तो हमें ये पता लगा यहाँ से कि हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का हिंदी में मतलब आप जानते हो क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बाइसिंग में होता है, तो करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, दूसरी चीज़ ये है कि इसका इनपुट और आउटपुट कर्व देखो, तो आउटपुट कर्व में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें कोई भी हमें
कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट लाइन चल रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट कर्व है जो सही होगा। अब हमने बात की थी कि जो रेक्टिफायर है वो ऐसा डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो ये आउटपुट जो आ रहा है ये कुछ एसी जैसा आ रहा है तो ये डीसी करंट, पर ये एसी जैसा आ रहा है। तो ये जो डीसी करंट है जो आउटपुट पर मिल रही है इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग हिंदी में इसको कहते हैं स्पंदकारी डीसी आउटपुट। तो हमें जो डीसी आउटपुट मिलता है वो स्पंदकारी होता है, ठीक है। डीसी आउटपुट पल्सेटिंग यानी कि स्पंदकारी होता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी वर्किंग कैसे होती है और कैसे इसके आउटपुट हमें मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमें ये जानना है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है ना। एफिशिएंसी कितनी होती है तो हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है ये हमें जानना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ईटा से। तो ये बराबर होता है डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर, डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर, है ना। अब यहाँ पर जो ये फार्मूला है ये हमें ध्यान रखना है कि ये फार्मूला जो है एफिशिएंसी का रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे ये फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर डीसी पावर आउटपुट चाहिए। अब जो डीसी पावर आ रही है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डीसी पावर आ रही है वो पल्सेटिंग आ रही है। पल्सेटिंग का मतलब आ रही है स्पंदकारी आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब वैल्यू लगातार बदल रही है तो हम इसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि डीसी पावर जो है वो जो डीसी आउटपुट है वो पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब स्पंदकारी है, इसलिए यहाँ पर डीसी आउटपुट को एवरेज आउटपुट के बराबर लिया जाता है, क्योंकि डीसी आउटपुट पल्सेटिंग है, इसलिए क्या होगा, जो डीसी आउटपुट है उसे एवरेज आउटपुट लिया जाता है। एवरेज यानी कि औसत, एवरेज आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों के डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमसे कोई पूछेगा भी नहीं और ना हमें इस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सीधे रिजल्ट याद रखिए। तो यहाँ पर जो डीसी करंट है और उसको वो किसके बराबर होगी, एवरेज करंट के बराबर होगी। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है IM/पाई। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, IM/पाई। IM का मतलब होता है मैक्सिमम करंट, IM का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। और यहाँ से अगर हम पावर निकालें तो पावर जो होगी डीसी पावर, तो डीसी पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, I/DC² और RL, क्योंकि पावर जो होती है I²R होती है। तो हमें करंट कहाँ चाहिएगी, करंट हमें चाहिएगी कहाँ पर, हमें चाहिएगी करंट लोड रेजिस्टेंस पर। तो लोड रेजिस्टेंस पर जो प्रतिरोध है उसको हमने लिखा है RL से। तो यहाँ से जो डीसी पावर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, IM/पाई² और ये हो गया RL, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो AC पावर इनपुट जो होगा उसको हम लिखते हैं PAC बराबर I/RMS², और यहाँ पर RF + RL। अब ये RF जो है ये क्या होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। किसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डायोड का। तो ये क्या होगा, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। IRMS जो होता है इसको हम नाम देते हैं RMS करंट, यानी कि वर्ग माध्य मूल
धारा, इंग्लिश में इसको कहते हैं आरएमएस करंट, आरएमएस करंट। और ये आरएमएस करंट की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फिक्स होती है, कितनी होती है, Im/2, जहाँ पर Im की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, Im होता है मैक्सिमम करंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया Im की वैल्यू कितनी होती है, Im मैक्सिमम करंट होता है। तो यहाँ से ये क्या कौन सी पावर हो गई, ये AC पावर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, DC पावर अपॉन AC पावर, DC पावर अपॉन AC पावर। तो इस फॉर्मूला के अंदर अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला में वैल्यू रखने पर ये फॉर्मूला बन के आता है 0.406 1 प्लस RF अपॉन RL, ये फॉर्मूला बनता है। और ये इंपॉर्टेंट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का कौन सा फॉर्मूला है। यदि RF की वैल्यू RL के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो RF को हम मान सकते हैं लगभग 0। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाती है इसकी, और वो कितनी आ जाती है, 40.6%। यहाँ से मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी आ जाती है, वो कितनी आ जाती है, 40.6% आ जाती है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा वो क्या क्या देखा, हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या है, जो DC पावर है या जो AC पावर है उनके फार्मूला क्या है, RMS करंट की वैल्यू क्या होती है, एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है, उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो उसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एक चीज़ आती है इसमें रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को हम कहते हैं उर्मिका गुणांक, है ना। एक चीज़ आएगी इसमें रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर को हम हिंदी में नाम देते हैं उर्मिका गुणांक। तो ये रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, हम जो आउटपुट चाहते हैं रेक्टिफायर से वो चाहते हैं DC आउटपुट, पर DC आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो पल्सेटिंग आउटपुट मिल रहा है। पल्सेटिंग का मतलब उसमें स्पंदन है, और अगर उसमें स्पंदन है तो उसमें DC के साथ साथ कुछ तत्व AC के भी आ सकते हैं, यानी कुछ एलिमेंट उसमें AC करंट के भी आ सकते हैं, और हमें वो चाहिए नहीं, हमें तो प्योर DC की करंट चाहिए। तो वो AC एलिमेंट उसके अंदर जितने ज़्यादा होंगे रेक्टिफायर की इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावकता उतनी ही कम होगी, और जो वो AC एलिमेंट हैं, AC के तत्व हैं, वो जितने कम होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रभाविकता होगी, यानी कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा कौन, रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर क्या होते हैं, रिपल फैक्टर उसकी जो प्रभाविकता है कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं AC कंपोनेंट को, उसको नापने का एक गुणांक होता है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट, और अपॉन ये होता है वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, यानी कि DC जो हमारे पास आउटपुट मिला है उसमें कितनी मात्रा AC कंपोनेंट की है उसको नापने का ये तरीका है। रिपल फैक्टर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का अलग होगा, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका अलग होगा। AC कंपोनेंट आउटपुट के अंदर जितना ज़्यादा होगा, रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो उतनी कम होगी। AC कंपोनेंट जितना कम होगा, रेक्टिफायर की इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसको किस तरह से हम, ये बराबर किसके हो गया, IAC अपॉन IDC, और IAC अपॉन IDC से इसको हम फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं डेरिवेशन में फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये फार्मूला बनता है IRMS अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला बनता है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही याद रखना है एक्चुअली। यहाँ IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS है उसकी वैल्यू होती है Im/2, और जो IDC है उसकी वैल्यू होती है कितनी, Im/π। तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो रिपल फैक्टर जो है वो आ जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, वो कितना आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा, है ना। ये याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो रिपल फैक्टर है वो डायरेक्ट आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.21, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारे पास पूछने वाला क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो बच जाता है, जो कि हमसे पूछा जा सकता है, एक चीज़ होती है इसमें पूछने लायक, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है IRMS
अपॉन आई डी सी, कितना होता है आई आर एम एस अपॉन आई डी सी। तो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात करूँ हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आई आर एम एस कितना हो गया आई एम अपॉन 2 और आई डी सी जो है वो कितना आ गया आई एम अपॉन पाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 और जिसको फर्दर सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा 1.57। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उसकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57, रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम बाई 2, आई डी सी की वैल्यू आई एम अपॉन पाई। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर डायोड कितना होता है, डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको पता लगेगा डायोड कितने हैं। डायोड है इसके अंदर एक, तो इसके अंदर कितने डायोड हैं, एक है। डायोड कितना है, एक है। एक चीज़ यहाँ पर और पूछ ली जाती है, वो चीज़ किससे रिलेटेड होती है, फ्रिक्वेंसी से। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी और इनपुट फ्रिक्वेंसी दोनों क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर बॉक्स बनाकर मैं लिख रहा हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रिक्वेंसी और इनपुट फ्रिक्वेंसी सेम होती है, और इनपुट फ्रिक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। तो ये तो था सब किसके बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम दूसरा रेक्टिफायर। दूसरा जो रेक्टिफायर है हमारा वो है कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो रेक्टिफायर है वो कौन सा है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब वो था अर्ध तरंगकारी, ये क्या होगा, पूर्ण तरंगकारी। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है यहाँ पर, वहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट मिल रहा था वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम देख लेते हैं। उसके पहले ये दो तरह के होते हैं, है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सेंटर टेप का है। तो सेंटर टेप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या लगा है, यहाँ पर भी लगा है क्या, ट्रांसफॉर्मर के बीचों बीच एक रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टर लगा दिया ट्रांसफॉर्मर के बीचों बीच। तो ट्रांसफॉर्मर के बीचों बीच रेजिस्टेंस लगाया है और उसके ऊपर वाली ब्रांच में और नीचे वाली ब्रांच में डायोड लगे हैं। इस डायोड को नाम दिया है D1 और इस डायोड को नाम दिया है D2, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। तो हमारे पास पहले हम मान लेते हैं कि स्टेप अप हो गया, तो स्टेप अप हो गया तो यहाँ पर ए पॉइंट पर, टर्मिनल पर जो आ गई पॉजिटिव और बी टर्मिनल पर आ गया नेगेटिव। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये डायोड D1 का ये हिस्सा है P और ये है N, इसी तरह से इसका ये हिस्सा है P और ये है N। तो ऐसा करने से हुआ डायोड D1 जो है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में, जबकि जो डायोड D2 है वो किस में आ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में, है ना। डायोड D1 जो है, D1 ये मैं इस डायग्राम के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो डायोड D1 जो है वो किस में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये हम किस में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और जो डायोड D2 है वो किस में आ गया, रिवर्स बाइसिंग में। तो डायोड D1 से तो करंट का फ्लो होगा पर D2 से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो D2 से करंट का फ्लो नहीं होगा और D1 से करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कैसा होगा, जैसे एरो दिख रहे हैं इसके हिसाब से करंट चलती रहेगी। तो रेजिस्टेंस RL पर जो करंट आएगी, उस करंट की डायरेक्शन रहेगी ऐसे। रेजिस्टेंस RL पर जो करंट आएगी उस करंट की डायरेक्शन रहेगी इस तरह से। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो आउटपुट कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है। और ये कर्व भी कैसा बन रहा है, पल्सेटिंग बन रहा है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल की, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ध्रुवता चेंज हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा किसका, प्लस का। तो जब ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा तो उस केस में क्या होगा, जो D1 है वो आ जाएगा किस में, रिवर्स बाइसिंग में, और जो D2 है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। D2 किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जब D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, D1 रिवर्स बाइसिंग में होगा, तो अब क्या होगा, D1 में से करंट का फ्लो नहीं होगा, पर D2 में से करंट का फ्लो होगा।
और करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है यहाँ से इस तरह से घूम रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो आर एल के अंदर वही करंट की डायरेक्शन सेम वही होगी जो D1 के टाइम पे करंट की डायरेक्शन थी, यानी कि दोनों ही केस में आर एल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से भी ऐसे जा रहा है लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, और D1 के केस में भी किधर जा रहा था, लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट जा रहा था। तो अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर 0 आउटपुट मिला था, अब यहाँ पर भी हमें आउटपुट मिला है, यहाँ पर भी आउटपुट हमें मिला है। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिला पॉजिटिव, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास दोनों केस में डीसी आउटपुट मिला है, पर ये जो डीसी आउटपुट है ये कौन सा है, पल्सेटिंग है। ठीक है, ये जो डीसी आउटपुट है कौन सा है, पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग मतलब स्पंदकारी। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर की। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, कितने डायोड होते हैं, 2। तो सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर में में 2 डायोड होते हैं, 2 डायोड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि इसमें कितने डायोड होते हैं, कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड होते हैं। ठीक है, और क्या पूछने को मिलेगा यहाँ से, वही बनेंगे कि इसमें एफिशिएंसी क्या होगी, तो वो हम पढ़ेंगे जब हम ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर को एक बार पढ़ लेते हैं, तो दोनों को एक साथ इकट्ठा हम पढ़ लेंगे। तो अगला जो रेक्टिफायर आएगा वो कौन सा आएगा, ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दिख रही है कितने डायोड है, 4। तो इसमें कितने डायोड होते हैं, 4 होते हैं, इसमें 4 डायोड होते हैं। ठीक है, इसमें कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें ये डायोड कैसे लगे हुए हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जिस तरह से बना होता है कुछ इसी तरह से यहाँ पर डायोड का अरेंजमेंट होता है, कुछ इसी तरह से यहाँ पर डायोड का अरेंजमेंट होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दे रखा है क्या, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब ये जो डायोड है किस तरह से लगे हुए हैं, पहले आप वो देखो। जैसे ये D1 है, तो D1 और D2 ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, D1 और D2 दोनों सेम तरीके से लगे हुए हैं, और D3 और D4 दोनों सेम तरीके से लगे हुए हैं, है ना। D1 और D2 दोनों सेम एक जैसे लगे हुए हैं, और D3 और D4 दोनों एक जैसे लगे हुए हैं। और इन दोनों के बीच में, ऊपर और नीचे वाली ब्रांच के बीच में हमने किसको कनेक्ट कर रखा है, लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। अब ये काम कैसे करेगा, पहले हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाली जो टर्मिनल है, ये ऊपर वाला है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। तो करंट जो फ्लो होगी, तो करंट को क्या दिखेगा कि जो डायोड D1 है, D1 का P कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, और D2 का P भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। जबकि D3 का नेगेटिव साइड कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, और D4 का भी जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो D1 और जो कि D2 है ये दोनों किस में होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में होंगे, और जबकि D3 और D4 है वो किस में होंगे, रिवर्स बाइसिंग में होंगे, है ना। तो D1 एंड D2 किस में होंगे, ये होंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में, और D3 एंड D4 ये किस में होंगे, रिवर्स बाइसिंग में। तो इसमें जो सर्किट का अरेंजमेंट बनेगा, तो करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो ऐसे होगा, ये D1 में गई पहले ऐसे, फिर ये लोड रेजिस्टेंस लगा है, इसमें करंट आई, फिर यहाँ से ये ऐसे निकली और ये इस तरह से आई, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है पिंक कलर से। तो करंट फ्लो ऐसे हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट चल रही है वो ऐसे चल रही है, ध्यान रखना। अब नेगेटिव हाफ साइकिल अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि जो डायोड D1 और D2 है वो किस में आ जाएंगे, रिवर्स बाइसिंग में। डायोड D1 और D2 ये किस में आ जाएंगे, D1 एंड D2 ये आ जाएंगे रिवर्स बाइसिंग में, और D3 और D3 एंड D4 ये किस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में और ये किस में आ गए, रिवर्स बाइसिंग में। तो अब जो सर्किट बनेगा वो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, ये सर्किट जो बनेगा वो अब ऐसे बनेगा,
ऐसे बनेगा, और करंट का फ्लो होगा वैसे ये। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये आउटपुट वाला, इसमें अभी भी करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों ही केस में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस है, उसमें करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ के अंदर आउटपुट मिल रहा है। अंतर क्या है सेंटर टेप में और इसमें सेंटर टेप में दो डायोड्स होते हैं, जबकि फुल जो ब्रिज फुल वेव है उसमें 4 डायोड्स होते हैं। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस आएंगे इनमें, जिनको हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, इसकी एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला लिखा था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसके बराबर था, डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर पावर। तो एसी पावर और डीसी पावर के केस में इसका फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर इस केस में जो डीसी पावर है, डीसी पावर किसका गुणा था, डीसी पावर था गुणा किसका, इसके लिए चाहिए थी आईडीसी। तो डीसी पावर जो है वो किसके लिए था, आईडीसी स्क्वायर इंटू आरएल। तो यहाँ पर हमें आईडीसी निकालनी है, तो आईडीसी बराबर होती है आई एवरेज के, ये हमने अभी पढ़ा। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू थी आई एम अपॉन पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू कितनी थी, आई एम अपॉन पाई। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू चेंज होगी। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आईडीसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 आई एम अपॉन पाई। कितनी वैल्यू होगी, 2 आई एम अपॉन पाई। और इसी तरह से एसी पावर का जो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये वैल्यू याद रखनी है भैया हमें, ये वैल्यू 2 आई एम अपॉन पाई, वहाँ पर कितनी थी, आई एम अपॉन पाई। एसी पावर जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर था आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एफ, ये था एसी पावर। तो यहाँ पर जो आई आर एम एस है, आई आर एम एस फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू होगी आई एम अपॉन रूट 2। वहाँ पर कितनी थी, आई एम अपॉन 2, यहाँ पर कितनी होगी, आई एम अपॉन रूट 2। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा 0.182 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। वहाँ पर बना था 0.406 और यहाँ पर बनेगा कितना, 0.182 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। यदि आर एफ की वैल्यू कम हो किससे, आर एल से, तो आर एफ को हम क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो फुल वेव रेक्टिफायर की है वो होती है 81.2%। मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की जो होती है वो कितनी होती है, 81.2%। उसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है इसमें, रिपल फैक्टर यानी कि उर्मी का गुणांक। तो रिपल फैक्टर जो है, उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला कितना था, वो था आई आर एम एस अपॉन आई डी सी स्क्वायर -1। यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो वहाँ पर वैल्यू आई थी कितनी, वहाँ पर वैल्यू आई थी, वो आई थी 1.21। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आएगी रिपल फैक्टर की 0.48। हमने वैल्यू रखनी है IRMS की और IDC की, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.48। ये रिपल फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बनती है फ्रीक्वेंसी। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में या फुल वेव, दोनों ही केस में इनकी जो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स होती है इनपुट की फ्रीक्वेंसी की। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की वो डबल हो जाती है किसकी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी की, और जबकि हाफ वेव के केस में वो क्या थी, सेम थी। एक चीज़ यहाँ पर और पूछी जाती है हमसे, जिसको हम नाम देते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। इस पीक इनवर्स वोल्टेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतीप शिखर वोल्टता। प्रतीप शिखर वोल्टता, हिंदी में नाम देते हैं हम इसको प्रतीप शिखर वोल्टता। ये वो वोल्टता होती है डायोड के ऊपर जब विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है ना। जब डायोड से कोई सप्लाई नहीं हो रही हो और उस टाइम डायोड के ऊपर कोई वोल्टेज आती है, तो डायोड की वह अधिकतम वोल्टेज जो विद्युत चालन न होने की अवस्था में होती है, यानी कि डायोड से कोई सप्लाई नहीं हो रही है और उस टाइम डायोड के ऊपर जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यह है
वह अधिकतम वोल्टता है जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। ठीक है, तो हमने तीन रेक्टिफायर पढ़े हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो बराबर होगी, जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसी के EM के बराबर होगी। जबकि सेंट्रल टेप के केस में ये जो वोल्टेज है ये बराबर होगी 2 टाइम्स पीक इन्वर्स 2 टाइम्स ऑफ VM मैक्सिमम वोल्टेज के। और जबकि ब्रिज वेव के केस में ये जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज ये बराबर होगी VM का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज। तो हाफ वेव के केस में ये बराबर होगी मैक्सिमम वोल्टेज जो कि अप्लाइड मैक्सिमम वोल्टेज होती है। पीक इन्वर्स वोल्टेज सेंट्रल टेप के केस में होती है 2 टाइम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि ब्रिज वेव के केस में भी ये वही रहती है, VM के बराबर रहती है। ठीक है, तो हमने रेक्टिफायर में क्या क्या पढ़ा, रेक्टिफायर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में उसकी एवरेज पावर कितनी होती है, DC पावर कितनी होती है, और एवरेज करंट का फॉर्मूला कितना होता है, RMS करंट कितनी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रिपल फैक्टर यानी कि उर्मी का गुणांक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। इसी तरह से हमने फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा कितने तरह के होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, इनके रिपल फैक्टर क्या हैं, और इसका जो एफिशिएंसी है उसका फार्मूला क्या है, DC पावर का फार्मूला क्या है, RMS करंट की वैल्यू क्या है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, उर्मी का गुणांक है ना, यानी कि फॉर्म फैक्टर का फार्मूला हमने किसके केस में लिख लिया था, हमने लिख लिया था उसको हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। आपको मेरे को वैल्यू बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो आपको कमेंट में मेरे को जो फॉर्म फैक्टर है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके बाद के लेक्चर में हम जो रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से, हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और याद रखिएगा कि यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क मैंने क्या दिया है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर की क्या बतानी है हमें, कि फॉर्म फैक्टर हमें बताना है, कितना होगा, फॉर्म फैक्टर हमें बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आप जब भी देखें इस लेक्चर को पूरा एंड तक जब भी देखेंगे तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर बताना है कि इसका जो फॉर्म फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।